नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, नाम अजय रैना। 10 साल से वर्दी में हूँ। इस दौरान न जाने कितने हत्यारे, तस्कर, चोर, पॉकेटमार देखे, लेकिन एक केस ने मेरी सोच बदल दी। इतना कि आज तक रातों को मेरी नींद उड़ जाती। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। थाने की खिड़कियों से टप टप बूंदें टकरा रही थी। रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने डेस्क पर बैठा फाइल देख रहा था। तभी दरवाजा खुला। सर, आरोपी आ गई, कांस्टेबल ने जाग कर कहा। मैंने सिर उठाया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। एक पलकों में ठिठक गया। उसने नीली साड़ी पहनी थी, बाल गीले थे जैसे बारिश में भीग कर आई हो। उम्र कोई 28-30 रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। आओ बैठो, मैंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे आकर बैठ गई। उसका नाम था संध्या। उस पर आरोप था कि उसने अपनी सास को जहर देकर मार डाला। मैंने फाइल खोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह रही थी कि मौत जहर से हुई है, लेकिन सवाल था, क्या ये जहर वाकई संध्या ने दिया था? मैंने पूछा, तुम जानती हो कि तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम है? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ जानती हूँ। उसकी आवाज़ में न डर था न घबराहट। मैंने पेन उठाकर नोट्स बनाने शुरू किए। क्या तुम मानती हो कि तुमने अपनी सास को जहर दिया है? वो मेरी आंखों में सीधा देखती रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि हाँ तो उसके इस जवाब पर मैं चौंक गया। आमतौर पर आरोपी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये औरत खुद कबूल कर रही थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पता है अगर तुमने गुनाह मान लिया तो क्या होगा? फांसी होगी। उसने बिना पलक झपकाए कहा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। मैं अभी अगला सवाल करने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। महंगे कपड़े, रोबदार चाल। वो सीधा मेरे पास आकर बोला, अजय बाहर आओ, जरूरी बात है। मैं उठकर बाहर गया। वो मेरे कान में फुसफुसाए, देखो, इस औरत को कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, कैश, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। क्या पागलपन कर रहे हो? मैंने गुस्से में कहा। उसका सोच लो, वरना ऊपर तक बात जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले संध्या की वजह, इंस्पेक्टर साहब सोचे मत, मैं ही कातिल हूँ। मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंख में वही रहस्यमय चमक थी। क्यों किया तुमने ये? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, क्योंकि वो मरने लायक थी। उस रात में सो नहीं पाया। मेरे सामने 2 चेहरे घूम रहे थे। एक संध्या का, जो रश्मि मुस्कान के साथ कह रही थी कि उसने अपनी सास को मारा। दूसरा उस अफसर का, जिसने मुझे 50 लाख का लालच दिया था। सुबह होते ही मैंने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले सास के बारे में पता लगाया। उसका नाम था शारदा देवी। पड़ोसी से पूछताछ तो किसी ने कहा बहुत कठोर औरत थी, वह किसी सीधी बात नहीं करती थी। एक और बोला, संध्या को रोज जलील करती थी, कई बार तो हमने रोने की आवाज़ सुनी है। मैंने सोचा क्या यही वजह थी, पर हत्या का मकसद इतना सीधा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने ससुर के बारे में जानकारी ली। उसकी मौत भी कुछ साल पहले संध्या के ताल्लुक में हुई थी। धीरे धीरे मामला उलझता जा रहा था। मैंने उसे फिर बुलाया। तुम कहती हो कि तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन इतना कि तुम उसे मार दो? संध्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी दिन आपकी माँ आपको रोज जहर दे, लेकिन खाने में नहीं, शब्दों में, तो आप समझ जाओगे। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो झूठ नहीं बोली, लेकिन फिर भी सबूत तो सबूत है। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही थी कि जहर पेस्टिसाइड था, मतलब आसानी से मिलने वाली चीज, लेकिन घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला। किचन हिस्ट्री, यहाँ तक कि नाली तक चेक करवाई, कुछ नहीं। यानी या तो किसी ने सबूत मिटा दिए या फिर जहर कहीं और से आया था। इस बीच वो अफसर फिर आया। उसका नाम था अखिलेश वर्मा, एरिया का बड़ा अधिकारी। वो थाने में आकर बोला, अजय रिपोर्ट कब बनाओगे? ऊपर से बहुत दबाव है। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारी इतनी दिलचस्पी इस केस में? वो मुस्कुराई, क्योंकि वो औरत खतरनाक है, उससे सजा दिलवाऊंगी तो तुम्हारा नाम होगा। मैंने ताना मारा, या फिर तुम्हारे नाम पर कोई राज खुलने से बच जाएगा। वो गुस्से में लाल हो गया। सोच लो, वरना नौकरी भी जा सकती है। मैंने साफ कह दिया, सच निकलेगा चाहे कुछ भी हो। मैं बैठी थी पुलिस स्टेशन की कोठरी में। दीवार पर टंगी धुंधली बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। सिर पर बेचैनी का बोझ था। आवाज कानों को चुभ रही थी। बाहर कॉरिडोर में खाकी वर्दी की आवाज सुनाई देती और दिल दहल उठता। संध्या, अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सिर उठाया। सामने मेरी बचपन की सहेली रीमा खड़ी थी। वह वकील बन चुकी थी और खबर मिलते मिलने चली आई। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी। रीमा बोली, ये सब कैसे हुआ? अखबार में तुम्हारा नाम छपा है, लोग कह रहे हैं कि तुमने रिश्वत ली और तुम हत्या में भी शामिल हो। मेरे गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं बस रो पड़ी। मैं बोली, रीमा, मैं कसम खाकर कहती हूँ,
मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। हाँ, सच है कि कई बार मुझे लालच दिया गया, धमकी दी गई, लेकिन मैंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। जो हत्या का इल्जाम है वो तो सुनकर ही मेरा दिल कांप गया। रीमा ने मेरी हथेली थामी और धीरे से बोली, संध्या, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो डरना मत, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। लेकिन तुम मुझे सब सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया हो। मैं चुप रही। मेरे भीतर की यादें करवट रही। 5 साल पहले की बात थी। मैं नई नई अफसर बनी थी। जिले में पहली बार खनन माफिया की फाइल मेरे हाथ आई थी। रिपोर्ट साफ कह रही थी गांव की जमीन से गैरकानूनी तरीके से खनन हो रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, सरकार का राजस्व डूब रहा है। मैंने कार्रवाई शुरू की, रातों रात छापे मारे, कई ट्रक पकड़े, करोड़ों का घोटाला सामने आया। तभी मेरे दफ्तर में एक आदमी है, नाम था महेंद्र, उस जिले का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैडम आप ईमानदार, हमें पता है, लेकिन देखिए ईमानदारी से पेट नहीं भरता। आप चाहे तो महीने का 50 लाख आपके खाते में जाएगा, बस आंख मूंद लीजिए। मैंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। आप जैसे लोग ही देश को खोखला करें, निकल जाइए मेरे ऑफिस से। उसे जाते थे धीमे स्वर में कहा, मैडम सोच लीजिए, वरना आपकी ईमानदारी आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। रीमा ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। उसकी गहरी सांस लेकर कहा, मतलब साफ है संध्या, केस तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। जिस हत्या का इल्जाम तुम पर है वो शायद किसी माफिया का काम हो, लेकिन सबूत कहाँ से लाएंगे? मैंने धीमे स्वर से कहा, सबूत होंगे रीमा, क्योंकि जिस रात हत्या हुई थी मैं वहीं थी ही नहीं। रीमा चौकी तो कहाँ थी तुम? मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैं अस्पताल में थी। पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठी रही। रीमा ने तुरंत कहा, तो ये तो तुम्हारे लिए अलवाई है। अस्पताल की सीसीटीवी, डॉक्टर की गवाही सब तुम्हें बचा सकते हैं। मैंने सिर हिलाया, काश ऐसा होता रीमा, लेकिन उस रात अजीब तरह से अस्पताल का सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था और पापा को जिस डॉक्टर ने देखा उसका ट्रांसफर हो गया है। रीमा ने बोझ चढ़ी, यानी किसी ने जानबूझकर मेरे सारे सबूत मिटा दिए। अगली सुबह मुझे कोर्ट ले जाया गया। बाहर मीडिया का हुजूम था। कैमरे मेरी ओर तने हुए थे। सवाल बरस रहे थे, मैडम आपने कितनी रिश्वत ली? हत्या क्यों की? क्या आपकी ईमानदारी दिखावा थी? मेरी आंखें भर आई। जिन लोगों के लिए मैंने पूरी रात जागकर काम किया, आज वही लोग पत्थर फेंकने को तैयार थे। कोर्ट में पहली पेश हुई रीमा ने जस्टिस जमानत की अपील की, लेकिन सरकार ने वकील ने विरोध किया। उसने कहा, माननीय न्यायाधीश, संध्या वर्मा के खिलाफ ठोस सबूत है। उनके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम मिली है जो रिश्वत से जुड़ी है। साथ ही हत्या के केस में उनका नाम आया। मैं दंग रह गई। मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं, ये पैसा आया कहाँ से? रीमा ने मेरी ओर देखो, उसकी आंखें कह रही थी, ये खेल बहुत बड़ा है। जेल की कोठरी में रात लंबी थी, मैं अकेली लेटी थी। अचानक पैर दौरे की आवाज आई। 2-3 आदमी किसी ने कह रहे थे, ये औरत ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। ऊपर से ऑर्डर आ चुका। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही थी? अगले दिन में वो फिर मिलने आए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। संध्या, मुझे एक सुराग मिला है। जिस डॉक्टर ने तुम्हें पापा का इलाज किया था उसने फाइल में एंट्री की थी, एक नर्स ने भी तुम्हें उस रात देखा था। शायद वही तुम्हारा बचाव कर सके। मैंने रात की सांस ली, लेकिन तुरंत डर भी लगा। रीमा, क्या ये लोग नर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे? रीमा ने गंभीरता से कहा, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगली सुनवाई तक उसे गवाही के लिए बुला लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। रीमा के जाने के बाद मेरी रात भर फिर बेचैनी में कटी। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुबह जेल की किचन में सब कैदियों को नाश्ता बांटा जा रहा था। तभी एक औरत मेरे करीब आई। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। उसने मेरे कानों पर बात कर कहा, तुझे ज़्यादा दिन जीने नहीं देंगे। तूने बहुत से ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी। इतना कहकर उसने मेरी थाली में रखा पराठा जमीन पर पटक दिया और चली गई। मेरे हाथ काँप रहे थे। क्या सच में मुझे जेल के भीतर ही मारने की योजना बनाई जाती थी? उस दिन शाम को जब मैं अकेली कोठरी में बैठी, तभी वार्डन ने कहा, तुमसे मिलने कोई आया। मैं चौंक उठी। मिलने का समय तो खत्म हो चुका था। फिर ये कौन हो सकता? कमरे में कैदर उम्र का आदमी आया, चेहरा आधा ढक हुआ। तो उसने धीरे से कहा, मैडम मैं आपका पुराना शुभचिंतक हूँ। नाम मत पूछिए, बस इतना जान लीजिए आपको बचाना मेरे लिए भी जरूरी है। मैंने संदेशों से देखा आप कौन है, मुझे मिलने इतनी मुश्किल से कैसे आ गए? उसने फिर कहा, मैं सिस्टम के भीतर हूँ, लेकिन सच का पक्षधर हूँ। आप अकेले नहीं, जल्दी सबूत मिलेंगे। ये रिश्वत और हत्या का खेल सिर्फ आपको फंसाने के लिए रचा गया है। मैंने रात की सांस ली, लेकिन डर फिर भी हुआ। आपको ये सब कैसे पता हुआ? उसके मैडम, इस केस की असली जड़ महेंद्र है। वही माफी जो आपको रिश्वत देने आया था। जिस आदमी की हत्या हुई थी वो असल में उसी का पार्टनर था।
और उस पार्टनर ने अचानक सारा राज खोलने की धमकी दे दी थी, इसलिए उसका मुंह बंद करा दिया गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर मेरा नाम क्यों घसीटा? उसने मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि आप एक ऐसी अफसर थी जो उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। अगर आपको बेइज्जत करके जेल में डाल दिया जाए तो बाकी ईमानदार अफसरों का हौसला खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे होश उड़ गए। अगली सुनवाई में एक रात पहले रीमा मेरे पास आई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रीमा बोली, संध्या, मैंने तुम्हें नर्स को ढूंढ निकाला। उसका नाम था सुमन, लेकिन बुरी खबर यह कि किसी ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। कल वो कोर्ट में गवाही देने को तैयार है, पर उसकी जान खतरे में है। मैंने घबरा कर कहा, रीमा, हमें उसे बचाना होगा। अगर वो कुछ हो गया तो मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। रीमा ने डरते से कहा, चिंता मत करो, मैंने सुरक्षा का इंतजाम किया है। लेकिन संध्या, मुझे शक है कि पुलिस के ऊपरी अफसर भी इस खेल में शामिल है, इसलिए हमें बेहद सावधानी से काम करना होगा। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, वकील, पुलिस सब मौजूद थे। सुमन, वो नर्स, कांपते हुए गवाह के कटघरे में पहुंची। उन्हें हाथ जोड़कर कहा, माननीय न्यायाधीश, जिस रात हत्या हुई थी उस रात संध्या मैडम अस्पताल में थी। मैंने उन्हें पूरी रात उनके पिता के साथ देखती रही। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी सरकारी वकील ने चाल चली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश, हमें इस गवाही पर शक है क्योंकि नर्स सुमन का अतीत की अब दागदार है। उस पर पहले भी लापरवाही के आरोप लगे थे। अब ये अचानक ये महिला सामने आ रही है। साफ है कि इसे पैसे देकर झूठ बुलवाया जा रहा है। कोर्ट रूम में हलचल मिल गई। सुमन रो पड़ी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन जज ने अगली सुनवाई तक फैसला टाल दिया। उस रात में टूट चुकी थी, जैसे सब खत्म हो गया। मैंने रीमा से कहा, रीमा, शायद मुझे यही भुगतना लिखा था। सच की लड़ाई में हारना तय है। रीमा ने मेरा कंधा पकड़कर कहा, नहीं संध्या, तुम हारूंगी नहीं। कल मैं गवाह पेश करूंगी और इस बार ऐसा सबूत लाऊंगी जिसे कोई नकार नहीं सकेगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा गवाह? रीमा की आंखों में चमक। उसने धीरे से कहा, एक इंसान जो पहले खामोश था लेकिन अब बोलने को तैयार। उसके पास वो राज है जो पूरी साजिश को उजागर कर देगा। मेरी सांसें अटक गई। कौन है वो? रीमा बोले, वो तुम्हें कल कोर्ट रूम में दिखाई देगा। अगले दिन सुबह फिर मुझे कोर्ट ले जाया गया। मैं कांप रही थी। मीडिया फिर सवालों की बौछार कर रहा था। कोर्ट रूम में जब रीमा खड़ी तो उसने कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं अब ऐसा गवाह पेश कर रही हूँ जो इस केस की दिशा बदल देगा। सबके नजर दरवाजे की ओर गई। तभी दरवाजा खुला। अंदर आया एक अधेड़ उम्र का रस्मी आदमी जिसने जेल से में मुझसे मुलाकात की। उसने कटघरे में खड़े होकर जज से कहा, मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं खनन विभाग का अधिकारी हूँ। मेरे पास वो फाइल है जो साबित करती है कि संध्या वर्मा निर्दोष है। असली गुनाहगार है महेंद्र, उसके राजनीतिक संरक्षण। पूरा कोर्ट रूम हिल गया। मैं वाक रह गई। मेरे होठ कांप रहे थे कि सच में मेरी लड़ाई अकेली नहीं। कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा था। सबके नजर उस गवाह राकेश सिंह पर टिकी थी। उसने हाथ में पकड़ा का मोटा सा फोल्डर जज के सामने रखा। बोला, मैंने न्यायाधीश, ये सरकारी फाइल जिन्हें जानबूझकर गायब कर दिया गया था। इन फाइलों में साफ साफ लिखा है कि संध्या मैडम ने खनन माफिया की गतिविधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी रिपोर्ट को दबाने के लिए महेंद्र ने रिश्वत की पेशकश की थी। जिसने फाइल पलटी शुरू की। हर पन्ने पर मेहनत दर्ज थी, छापों की रिपोर्ट, जब्त किए ट्रकों की लिस्ट और वो सबूत जिन्हें मैंने बड़ी कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। तो ये सबूत अब भी जिंदा है। लेकिन सरकारी वकील आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने खड़े होकर कहा, माननीय न्यायाधीश, ये सबूत अचानक कहाँ से आ गई और ये राकेश सिंह कौन है? हमें शक है कि ये भी साजिश का हिस्सा है। हो सकता है इसने रिश्वत ली और अब झूठी गवाही दे रहा हूँ। कोर्ट रूम में फिर हलचल मच गई। जज ने गंभीर स्वर में कहा, राकेश सिंह, क्या आप अपने बयान के समर्थन और सबूत दे सकते हैं? राकेश ने सिराया और बोला, जी माननीय न्यायाधीश, मेरे पास एक पेन ड्राइव भी है जिसमें उन बैठकों की रिकॉर्डिंग है जहाँ महेंद्र उसके साथी तय कर रहे थे कि संध्या वर्मा को फंसाना। ये सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सनसनी फैल गई। रिकॉर्डिंग चलाई गई। उसमें साफ आवाजें गूंज रही थी, इस स्रोत को जेल में डालना पड़ेगा वरना ये खनन का पूरा धंधा चौपट कर देगी। हत्या का इल्जाम सबसे आसान रहेगा, लोग उसी पर विश्वास करेंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ महेंद्र की थी। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। स्किन काली हो गई। कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। तकनीकी टीम ने कहा, सर फाइल करपट हो गई है। सरकारी उसके तुरंत खड़ा हो गए। माननीय न्यायाधीश, देखिए, ये तो पहले से एडिटेड रिकॉर्डिंग है, ये सब नाटक है, इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया सकता। मेरी उम्मीदें जैसे फिर टूट गई। लेकिन टीम में पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, माननीय न्यायाधीश, अगर रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है तो हमें तकनीकी विषय से जांच करानी चाहिए। इससे साफ हो जाएगा असली या नकली। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती संध्या को दोषी मानने अन्याय होगा। जज ने थोड़ी देर बाद सोचा और कहा, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। अगली सुनवाई तब होगी जब रिपोर्ट सामने आएगी।
कोर्ट में वापस आते मुझे फिर वही डर सताने लगा। जेल की कोठरी में उस रात नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी कोठरी का ताला खटखटाया। मैंने सोचा कोई गार्ड होगा, लेकिन अंदर आते एक आदमी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया। मैं घबरा गई। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी अचानक अलार्म बज उठा और गार्ड अंदर दौड़े आए। हमला करने वाला भाग निकला। गार्ड बड़बड़ाए थे, पता नहीं अंदर कैसे आ गया। मैं सच समझ गई कि हमला मेरी इत्तेफाक नहीं था, मुझे सच में मार डालने की कोशिश हो रही थी। अगले दिन रीमा मुझसे मिला। उसने देखा तो हैरान रह गई। संध्या, तुम्हारे गले पर निशान कैसे? मैंने काफी शर्मा किसी ने रात को गला घोटने की कोशिश की। रीमा की आंखों में आग थी। अब साफ ही लोग तुम्हें कोर्ट तक पहुंचाने नहीं देना चाहते, लेकिन मैंने कसम खाती हूँ संध्या, मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए। उसकी शब्द सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। तभी खबर आई कि राजेश सिंह, वो अधिकारी जिसने मेरे पक्ष में गवाही दी थी, अचानक गायब हो गया। रीमा दौड़कर मेरे पास आई और बोली, संध्या, राकेश सिंह लापता हुआ है। पुलिस कह रही कि शायद वो भाग गया, लेकिन मुझे शक है कि उसे उठा लिया गया। मेरी आंखें फैल गई। अगर वो नहीं मिला तो रीमा दरअसल में कहा तो भी मैं लड़ूंगी, लेकिन अगर वो मिला तो ये केस पलट जाएगा। कोर्ट की अगली तारीख नज़दीक थी। फोरेंसिक रिपोर्ट भी आने वाली थी, लेकिन असली डर ये था कि राकेश सिंह जिंदा बचेगा। मैंने उस रात जेल की कोठरी में आसमान की ओर देखा, धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मैंने सच में कोई गलती की हो तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे लड़ाई जीतने की ताकत दो। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जग रही थी, अगली सुनवाई सब बदल देगी। कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरे भीतर डर और उम्मीद दोनों साथ पल रहे थे। फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी और उसी पर मेरे जीवन मरण का फैसला टिका था। उस दिन जेल में अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि जेल के भीतर 2 कैदियों ने भयंकर झगड़ा हुआ है, लेकिन जब गार्ड दौड़ते पहुंचे तो पाया कि झगड़ा महज एक बहाना था। असल में किसी ने चुपके से मेरी कोठरी का ताला खोलने की कोशिश की थी। मैंने चिक्कर गार्ड को बुलाया। गार्ड दौड़ते हुए आए। वो शख्स भाग निकला। अब मुझे यकीन होगा मेरी जीती कोर्ट तक पहुंचने की किसी को इजाजत नहीं है। उस शाम रीमा आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डरता रीमा बोली, संध्या, तुम डरो मत, कल फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड असली साबित होगी। मैंने कांपते स्वर में कहा, अगर रिपोर्ट भी उनके कब्जे में चली गई तो रीमा ने मेरे हाथ थामे तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैंने और भी सबूत जुटाए हैं। राकेश सिंह अगर जिंदा है तो हमें मिलेगा, और अगर नहीं तो भी इसकी फाइलें हमारे पास। इसके शब्द मेरी संजीवनी थे। मेरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया की फ्लैश लाइट चमक रही थी। जज की आंखों में सख्ती थी। सरकारी वकील आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा हुआ था। बोला, माननीय न्यायाधीश, फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि रिकॉर्डिंग छेड़छाड़ की हुई है, इसलिए सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे सीने पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। लेकिन तभी रीमा उठी, माननीय न्यायाधीश, मेरे पास रिपोर्ट की असली कॉपी है। पूरा कोर्ट रूम हक्का बक्का रह गया। रीमा ने कहा, माननीय न्यायाधीश, सरकारी वकील ने जो रिपोर्ट दिखाई वो नकली है। मैंने खुद फोरेंसिक लैब से चीफ से बात की। उनकी सील लगी असली रिपोर्ट मेरे अपने हाथों से ली। अगली रिपोर्ट कहती है कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल असली है, उसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं है। पूरा कोर्ट हिल गया। जज ने बोई चढ़ाई और कहा, इसका मतलब है कोर्ट के साथ धोखा जड़ी हुई है, ये बेहद गंभीर अपराध है। सरकारी वकील पसीने पसीने हो गया। लेकिन तभी कोर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर पुलिस का कुछ अफसर घुसा और बोले, न्यायाधीश, हमें संदेह को तुरंत अपने साथ ले जाना होगा। नए सबूत मिले जो साबित करते हैं कि हत्या किसके अपराधी है। रीमा चिल्लाई, ये झूठ है, सब खत्म करने की चाल है। जज ने गुस्से में कहा, बिना मेरे आदेश के कोई आरोपी को यहाँ से नहीं ले जा सकता। आप लोग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप अफसर बड़बड़ाते पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उस शाम रीमा मेरे पास जेल आई। उसकी आंखों में चमके, संध्या, मुझे पक्की यकीन है राकेश सिंह जिंदा है, किसी ने उसे छिपा रखा है और मेरे पास उसका लोकेशन है। अगर मैं सही भी हूँ तो अगले हफ्ते तक हमें कोर्ट रूम में खड़ा कर देंगे। मैंने सांस रोक ली। अगर ऐसा हो तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा ने मुस्कुरा देखा, नहीं संध्या, सब शुरू होगा। तुम्हारी बेगुनाही साबित है। कुछ अचानक बिजली चली गई। पूरा बैरक अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है। सच में 2 परछाई मेरी कोठरी के सामने आ खड़ी। किसी ने धीरे से कहा, आज इसका काम तमाम कर दो। मेरे हाथ पाँव सुन गए तो बेचारे साइन बज उठा। गार्ड दौड़ते हुए आए। वो भाग निकले। मैं हाफ रही थी। मौत इतनी करीब थी कि मेरे रगों में खून जम गया। अगले दिन खबर आई, राकेश सिंह को जिंदा पाया गया। उसे गुप्त स्थान से सुरक्षित निकाल लिया गया। मेरे अंदर बिजली से दौड़ गई। अब सच सामने ही आने वाला था। मैंने जेल के सलाखों को पकड़ा और आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, अब शायद मेरी बेगुनाही साबित होगी। सुबह सुबह जेलर ने मुझे बुलाया। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी और थोड़ी नरमी थी। उसने कहा, संदीप, तुम्हारे केस में बड़ा मोड़ आ गया है। जिस इंस्पेक्टर राकेश की हत्या का इल्जाम तुम पर था वो जिंदा मिला है। मैंने सुनते जैसे सांस लेना भूल गई। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। तो मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जेलर ने ठंडी आवाज में कहा, अब ये कहना जल्दबाजी, कोर्ट में देखना पड़ेगा
कि वो क्या बयान देता है। रीमा शाम मिलने उसकी आंखों में खुशी थी लेकिन चेहरे पर सतर्कता थी। संध्या में राकेश सिंह को एक पुराने गोदाम से निकाला। वो महीनों से बेचू की दवा के असर में कैद था। धीरे धीरे होश में आ रहा है लेकिन उसने इशारा किया है कि सच्चाई बहुत गहरी। मैंने कैप्टन स्वर में कहा महेंद्र? रीमा ने सिला, हाँ उसे भी ऊपर कोई है। अगली पेश पर कोर्ट में भीड़ उमड़ी हुई है। मीडिया, वकील, पुलिस, आम लोग, सबकी निगाह एक दरवाजे पर टिकी थी। तभी दरवाजा खुला, अंदर आया राकेश सिंह। वो कमजोर था लेकिन जिंदा था। उसकी चाल धीमी थी, उसके चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में ज्वाला थी। पूरा कोर्ट रूम हक्का बक्का रह गया। जज ने कहा, राकेश सिंह आप अदालत को बताया कि उस रात क्या हुआ था। राकेश सिंह ने कांपती आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश, उस रात में किसी गुप्त जांच पर था। मुझे पता चला कि बड़े नेता और माफिया के बीच काला सौदा होने वाला है। मैं सच उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा था। वो रुका, उसकी सांसें तेज हो गई। मुझे एक भरोसेमंद इंसान ने मिलने बुलाया लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहां महेंद्र उसके साथ में मौजूद थे। उन्होंने मुझ पर हमले किया, मुझे गोली मार दी गई लेकिन मरने से पहले किसी ने मुझे उठा लिया। मुझे महीने तक बेहोश रखकर कैद किया गया। पूरा कोर्ट गूंज उठा। राकेश सिंह ने आगे कहा, संध्या निर्दोष है। वो उस रात वहां मौजूद भी नहीं थी। असली खेल उसे फंसाने का था क्योंकि उसने अकेले दम पर महेंद्र और गिरोह की कई चालों को नाकाम किया था। मेरी आंसू थमे थे। रीमा गर्व से मुझे देख रही थी। जज ने गुस्से में कहा, महेंद्र आप खड़े हो जाइए। अदालत से आपके खिलाफ गवाही आ चुकी है। महेंद्र कर रहे थे लेकिन उसके अचानक आवाज में कहा, यह सब झूठ है। राकेश सिंह झूठ बोल रहा है। ये औरत मुझे पर इशारा करते षड्यंत्रकारी। जज गर्जे, चुप रहिए। अदालत में बिना सबूत के ऊंची आवाज में चिल्लाना आपको बचा नहीं सकता। लेकिन ये कहानी यही खत्म हुई। राकेश सिंह ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा पेन डाला और कहा, यह रहा असली सबूत। इसमें पूरे नेटवर्क की रिकॉर्डिंग है। रीमा ने तुरंत से जज को सौंपा। जब पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग चलाई गई तो पूरा से सामने आ गया। बड़े नेता, पुलिस अफसर, माफिया, सरगना, सबका कहरा चेहरा उजागर हो गया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ लेकिन सच बोलना आसान नहीं होता। उन ताकतवर लोगों के समर्थक कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। मुड़िया चैनल पर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। कुछ कहते संध्या हत्यारा है, कुछ कहते देशभक्त। मैं दिल में डर बैठा था, क्या ये लोग मुझे कभी जीने देंगे? जज ने कहा, जब सारे सबूतों की जांच नहीं होती संध्या को अंतिम जमानत दी जाती है। मैंने पहली बार महीनों बाद खुली हवा में सांस ली लेकिन मुझे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब मैं जेल से बाहर आई तो मुझे उम्मीद थी कि सब गले लगाएंगे लेकिन बाहर लोग दो हिस्सों में बटे थे। कुछ ने मेरे ऊपर फूल बरसाए, कुछ ने पत्थर फेंके। मैंने सोचा सच हमेशा अच्छा नहीं लगता। रीमा ने मुझे लगने जाकर कहा, संध्या सावधान रहना, वो लोग आप सीधा हमला करेंगे क्योंकि अब तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। मैंने दर्द से कह, रीमा अब डरने का वक्त चला गया, अब मैं लड़ूंगी। 2 दिन बाद ही मेरी कार पर हमला, गोलियां बरसी, शीशे टूटे। मैं बच गई लेकिन मेरे ड्राइवर की मौत हो गई। उस दिन मैंने कसम खाई, अब मैं चुप नहीं रही। कोर्ट का आखिरी दिन आ गया। पूरा देश इस केस को देख रहा था। राकेश सिंह पूरी तरह होश में आ चुका था। उसने गवाही दी, सबूत पेश किए। जज ने लंबे चर्चा के बाद फैसला सुनाया कि संध्या वर्मा निर्दोष है। असली दोषी महेंद्र उसके राजनीतिक गॉडफादर हैं। इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट तालियों में गूंज उठा। मेरी आंखों में आंसू बहते रहे। कानूनी लड़ाई में जीत गई लेकिन भीतर से मैं हारी हुई थी। मैंने महीनों अपमान, तनाई और मौत के साए में जिंदगी गुजारी थी। समाज ने मुझे पत्थर मारे और मेरे भीतर की मस्जिद मर चुकी थी। आज मैं आज़ाद हूँ लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहर निकलना नहीं होता। मैंने सीखा सच बोलना आसान नहीं लेकिन सबसे बड़ी ताकत इंसान चाहे कितना भी अकेला हो, अगर उसके पास एक सच्चा दोस्त जैसे रीमा तो वह पहाड़ भी हिला सकता है। और सबसे जरूरी, हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के मरते दम तक लड़ना पड़ता है। मैं संध्या वर्मा ये कहानी खुद सुना रही हूँ। मैंने मौत, धोखा, चुन सब देखा लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज जब मैं आईने के सामने खुद को देखती हूँ तो एक ही बात कहती है, मैंने झुकना सीखा है लेकिन टूटना नहीं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।